तो क्या हाल है। सो क्लास 9 आज हम लोग यूनिट 5 दैट इज द ग्रीन स्किल्स 1 पढ़ने वाले हैं। एंड यार मैंने यूनिट 2 के 2 चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर दिया है। सो आप वहाँ से जाकर के लाइक यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, वहाँ जाकर के आप लाइक उन दोनों वीडियोस को देख लेना, ठीक है। बाकी हाँ, लाइक मैंने पाइथन और एचटीएमएल के वीडियोस को भी डाला है, सो आप उन्हें भी चेकआउट करें ताकि आपके स्किल्स वगैरह भी इन्हांस हो सके। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लाइक एंड शेयर शो कर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक आता है एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। तो एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जो हमारा वातावरण है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि वो सारे खनिज पदार्थ, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। एंड कंजर्वेशन का मतलब हो गया इन सब चीज़ों को हम कैसे बचाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिकली 3 स्फीयर से मिल करके बना होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 3 चीज़ों से मिल करके बना है। तो पहला आता है हमारा लिथोस्फीयर जिसको हम लोग लैंड बोलते हैं, दूसरा आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर जिसको हम लोग लाइक वाटर कहते हैं, एंड तीसरा आता है एटमॉस्फेयर जो हमारा गैस होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, इन तीनों चीज़ से मिल करके हमारा एनवायरनमेंट बना होता है। तो लिथोस्फीयर की बात करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। मतलब रॉक, सॉइल और मिनरल्स से मिला हुआ जो हमारा आउटर जो सरफेस का लेयर होता है, ठीक है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो वो सारे वाटर, चाहे ओशन के हों, रिवर्स के हों, लेक्स के हों, अंडरग्राउंड हो या आइस हो, इनको हम लोग कंबाइंड हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड हाँ, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, तो जो लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है, जो सराउंड करता है हमारे अर्थ को, जो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, सोलर रेडिएशन से, तो इसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। और हाँ, इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इकोस्फीयर, ठीक है, या इसको इकोसिस्टम, ठीक है। तो यही इकोसिस्टम का अगर आपको डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आता है तो आप लिख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। तो देखो इकोसिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है, इसके बारे में आप समझो, ठीक है। तो एन इकोसिस्टम कंप्राइज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ठीक है, जो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, कहाँ पर, एक फिजिकल एनवायरनमेंट में। मतलब इकोसिस्टम जो होता है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में अगर रहते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक है। इसमें इकोसिस्टम का जो रेंज होता है वो एक रेन फॉरेस्ट से लेकर के एक टाइनी झील तक हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि कैट है, पूल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वैली है, ठीक है, यहाँ पे गैसेज हैं, ठीक है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को ही इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। हमारा जो सोसाइटी या एनवायरनमेंट है ये क्रिटिकल रिलेशनशिप कैसे लाइक हेल्ड करता है, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड इंटायरली ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी होता है उनको बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जैसे पानी रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर लेते हैं उस वाटर से, ठीक है, तो यार वो किसको कौन यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। वी एक्सट्रैक्ट मटेरियल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हार्वेस्ट क्रॉप फॉर फूड, ठीक है, और यूटिलाइज करते हैं पानी को जो कि काउंटलेस पर्पस को लाइक फुलफिल करता है। हाउएवर दिस रिलेशनशिप हैज बिकम इंक्रीजिंग वन साइडेड। अब क्या हो रहा है कि यार ये एक साइड से होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये जनरेट होने के बजाय ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जो हमारा नेचुरल चैलेंजेस है वो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो पहला आ जाता है हमारा लैंड पॉल्यूशन, जिसको हम लोग लैंड पॉल्यूशन की जगह डिफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो डिफॉरेस्टेशन या फिर लैंड पॉल्यूशन बेसिकली कैसा पॉल्यूशन हो गया जहाँ पे हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। अगर हम लोग बहुत सारे पेड़ वगैरह को काटते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, हमारा जो नेचुरल कैलमिटीज़ वगैरह है वो खत्म होते जा रहा है। लाइक जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एट अलार्मिंग रेट्स, जो कि डिस्ट्रॉय किसको कर रहा है, हैबिटाट्स को कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है हमारा बायोडाइवर्सिटी को, एलिमिनेट कर रहा है कार्बन सिंक को, ठीक है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी यार ये बढ़ता जा रहा है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो एनुअली कटते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन पे। तो यार वो कल कारखाने जो आप सुनते हो आ रहे हो, ठीक है, तो लाइक वो उन सब से या फिर आपके व्हीकल से या इंडस्ट्री से जो भी यार पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं जो हमारे एयर को या पॉल्यूट कर रहे हैं वो एयर पोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। इसे बेसिकली फॉसिल फ्यूल को बर्न किया भी जा सकता है, ठीक है, या फिर गैसेस को यार एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है जो कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी कम करता है, जिससे रेस्पिरेटरी रिड्यूस हो जाती है, क्रॉप्स जो है वो खराब होने लगते हैं और एसिड रेन होता है यार, ठीक है, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है यार लाइक कि लाइफ इससे बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती है। अब आते हैं वाटर पोल्यूशन की, ठीक है। तो लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, प्लास्टिक कंटामिनेशन जो पानी में होने लगता है, जिसके कारण जो फ्रेश वाटर है ना या मरीन इकोसिस्टम है ये थ्रेटन्ड होते हैं, मतलब ये बर्बाद होना लगता है, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर रिसोर्सेज इंडेंजर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ जो हो गया हमारा वो यार लाइक
ख़त्म हो रहा है या तबाह हो रहा है, लाइक आप अपने ओशियंस वगैरह में आप बार-बार या कचरा वगैरह फेंक रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, लाइक जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, चाहे टॉर्टोइस हो गया, फिश हो गया, शार्क हो गया, इन सब का भी लाइफ अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट क्राइसिस, अंडरस्टैंडिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो सुनो। सो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसके इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो ट्रैप हो रही है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण यार कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, जिसके कारण ये खराब होता जा रहा है। अब दिस enhanced greenhouse effect has already caused global temperature by rise to approximately 1.1 degrees Celsius since pre-industrial time। pre-industrial time की बात से ना आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ग्लोबली यार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग 2015-16 की बात करें तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, ठीक है, जितनी अभी हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है यार ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा। जो हमारा यार लाइक अर्थ है वो ज़्यादा हीट होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, तो इससे मेल्ट हो रहा है पोलर आइस कैप्स एंड राइज कर रहा है सी लेवल। पहले जो सी लेवल था उससे अब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि यार जो लाइक आइसबर्ग्स वाले एरिया है वहाँ पे आइस वगैरह मेल्ट होती जा रही है। मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स। अब यार वेदर का क्या है, पहले होता था कि हाँ यार विंटर आपको नवंबर से स्टार्ट होता था प्रॉपर एंड जैन फेब तक अच्छा खासा चलता है। अभी क्या विंटर हो रही है आप भी देख रहे हो, ठीक है, 1 महीना विंटर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लंबा तक चलती है, ठीक है। लाइक आपको रेन वगैरह भी बहुत कम हो गया है। तो यार ये लाइक सीवियर हो चुका है वेदर जो है हमारा, वो एकदम क्लाइमेटिकली इट अफेक्ट अस, ठीक है। अब यार शिफ्टिंग क्लाइमेट जोन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर लाइक अब शिफ्ट जो हो रहा है क्लाइमेट जोनों से कारण एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव पड़ रहे हैं, राइट। प्रॉपर जो फसल्स वगैरह हो रही है, फसल वगैरह नहीं उपजाई जा रही है, बर्बाद हो जा रहे हैं। कभी अचानक से रेन हो गया, कभी इतना ज़्यादा ड्रॉट हो गया कि यार फसल ही नहीं उग पाए, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन हार्मिंग मरीन इकोसिस्टम। अब यार जो आप अपना कचरा वगैरह जा करके यार समुद्र में फेंक रहे हो, ओशियंस में फेंक रहे हो, उसके कारण एक्वेटिक यार लाइफ जो है ना वो खराब हो रही है। डिस्ट्रप्शन ऑफ सीजनल पैटर्न अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी इसके सीजनल पैटर्न से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस कैलेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग लाइक पढ़ लेना। अब हम आते हैं प्रोटेक्टिंग लाइफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटाट से। सो बेसिकली यहाँ इस 3 चीज़ में आप देखो 1 मिलियन, 68% एंड 75% ये क्या है, तो देखो स्पीसीज एट रिस्क। अभी 1 मिलियन स्पीसीज रिस्क पे चल रहे हैं, ठीक है। वो जानवर भी हो सकते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो मैमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो है वो 68% तक अब डिक्लाइन हो चुका है एंड 75% जो लैंड है ये ऑल्टर्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग को यार लैंड को यूज़ करना है सिग्निफिकेंटली, ताकि ह्यूमंस और बेटर वे में जी सकें। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड अब बात करते हैं मॉडर्न वेस्ट चैलेंज की। तो बेसिकली 2 तरह के चैलेंजेस आते हैं वेस्ट को लेकर के। एक आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसमें यार आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से यार जो वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है, जो डिस्पोजेबल नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के लिए हो या फिर डीप जियोलॉजिकल डिपॉजिटरी के लिए हो, उसके कारण रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को यार बहुत ज़्यादा डैमेज करने में लाइक योगदान वो देता है। बाकी देखो द चैलेंजेस एक्सटेंड बियॉन्ड टेक्निकल सॉल्यूशन टू एक्सक्लूड पब्लिक एक्सेप्टेंस, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एंड इंश्योर फ्यूचर जनरेशन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। बाकी अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे हैं, तो देखो यार जो आपका लाइक फ़ोन वगैरह हो जाता है, ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जो कि आप फेंक देते हो, ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज निकलता है जिसमें लेड होता है, मर्क्यूरी होता है, कार्डियम होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो यार वेस्ट प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बाकी ये 70% यार रिसाइकिल होता ही है बस, बाकी सारा अनरिसाइकेबल मोड में होता है, जिसके कारण यार वेस्ट का इंक्रीमेंट और बढ़ता जा रहा है। बाकी ग्रीन इकोनॉमी अ पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो प्रायोरिटाइज करता है इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल वेलबींग भी हो, ठीक है। रादर दैन viewing environmental protection as a constraint, it recognizes that healthy ecosystem are fundamental to long term prosperity, ठीक है। लाइक आपको अपने ये देखो इस पूरे पैराग्राफ को यार अगर मैं समराइज करूँ तो बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा टाइप ऑफ अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, जिसके द्वारा डेवलपमेंट भी मिलेगा, अलोंग साइड आप अपने जो भी लाइक रिसोर्सेज है उसको आप ऐसे यूज़ करो ताकि वो फ्यूचर में भी यूज़ हो सके, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। बाकी इसमें 4 से 5 चीज़ें आती है। पहला आता है रिसोर्स एफिशिएंसी, ठीक है, तो आपके जो भी रिसोर्स है उसको एफिशिएंटली वे में आप यूज़ करो ताकि मिनिमाइज़ हो सके वेस्ट।
रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज में है, ठीक है, उसको आप बेसिकली यूज़ करने की कोशिश करो, जैसे जिसके कारण फॉसिल फ्यूल वगैरह वो खत्म नहीं हो जाएगी, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी, डिजाइनिंग प्रोडक्ट फॉर रीयूज, रिपेयर, रिसाइकलिंग, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एग्जामिनेशन में 3R कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। 3R मतलब हो गया रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ठीक है। तो बेसिकली इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इकोनॉमी को सर्कुलेट कर सकते हो। नेचुरल कैपिटल, वैल्यूइंग इकोनॉमी सर्विसेज इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स कि जो आपका नेचुरल कैपिटल है, जिसमें आपका इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आता है, वो वैल्यू करे किसको? आपके इकोसिस्टम को। एंड लास्ट है हमारा सोशल इंक्लूजन, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट रीच ऑल कम्युनिटीज़। सारी कम्युनिटीज़ को यार इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिल सके, वो हमारे इस पॉइंट में आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात हैं, सो दैट इज अचीविंग अ ग्रीन इकोनॉमी, की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ग्रीन इकोनॉमी के लिए हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं। तो यार जो भी ग्रीन इकोनॉमी आपको अचीव करना है, उसके लिए पहला आता है पॉलिटिकल कमिटमेंट। पॉलिटिकली यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में, ठीक है, आप वायबल हो सको, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बना सको, ताकि वो लॉन्गर टर्म में यूज़ हो सके। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी सरकार के द्वारा इन्फोर्स करवाना होगा, जिसके कारण जो भी आपका रिसोर्सेज है वो कम से कम यूज़ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो चल सके। ग्रीन पॉलिसीज़ का मतलब हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप एक बेसिकली एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यार सरकार को थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलेटरी करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। एक इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम का आप यूज़ एकदम लिटरली ज़ीरो कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप ई व्हीकल पे सब्सिडीज़ वगैरह ला रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे बाई कर रहे हैं, ठीक है। उससे ये चीज़ हो रहा है कि आप एनवायरनमेंट को बचाने में और अपना योगदान दे रहे हो। तो बेसिकली ग्रीन पॉलिसी उसी चीज़ को बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को आप इस्तेमाल करो, रिमूव करो वो सब चीज़ों को जो यार हार्म करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजी वायबिलिटी, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, मेकिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज एक्सेस एंड अफोर्डेबल। वही अभी जो कंपनी है, यूवी हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गई, ठीक है, रिवोल्ट हो गई, मतलब अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूँ तो, ठीक है। तो इस तरह के ब्रांड जो हो गए, ईथर हो गई, ओला हो गई, तो ये सब क्या कर रहे हैं, आर&डी में पैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि बेटर से बेटर प्रोडक्ट आपको मिल सके। पहले क्या था, पहले यार 30 किलोमीटर का रेंज होता था एक ईवी में, ठीक है। उसके बाद 50 किलोमीटर का रेंज आया, फिर 100 आया, अभी ऐसा ईवी आ रहा है जो 500 किलोमीटर्स का भी रेंज दे रहा है। 4 to 5 लाख के अराउंड में पड़ता है, बट हाँ 500 किलोमीटर्स का रेंज दे रहा है। तो यार ये आर&डी के थ्रू ये हो रहा है, जिसके द्वारा यार आप एक अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल अप्रोच ले पा रहे हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ताकि क्या बचे आपका, आप ग्रीन इकोनॉमी अचीव कर सको एंड आपका रिसोर्सेज वगैरह भी बच सके। एंड लास्ट इंस्टीट्यूशनल हेल्प, ठीक है। तो केपेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं मैंडेट को, एडुकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, एंड कोऑर्डिनेट कर सकते मैकेनिज्म को, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके एंड मॉनिटर कर सके किसको, ग्रीन इकोनॉमी को, ताकि एक इफिशिएंटली वे में ये इनिशिएट हो सके। दैट मीन्स कि आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आप स्कूल में हो, कोचिंग में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस जितना से जितना हो सके लोग उससे उतना ही ज़्यादा यूज़ कर सके। अब जो 3R का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, आप इसको कितना यूज़ करते हो? जैसे हम अपने केस की बात करें, तो यार अगर किसी का बड़ा भाई के पास अगर एक लैपटॉप है, ठीक है, तो वो लैपटॉप को 3 साल यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद वो अपने भाई को दे दे, जो उसको 2 से 3 साल आराम से यूज़ करेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रीयूज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, वरना अगर वो एक नया लैपटॉप लेता, फिर वो लैपटॉप भी वेस्ट हो जाता, तो उसके जो ई-वेस्ट बनते हैं, ठीक है, वो और एनवायरनमेंट को डैमेज करते। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आता है। तो दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर ग्रीन स्किल्स 1, ठीक है। इस चैप्टर में यार बेसिकली मैंने वो सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दिए। हाँ, 3 आवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड जो सोसाइटी वाला फैक्टर है, उसको थोड़ा सा देख लेना। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको पाँचों बताए थे, वो ये 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। एंड हाँ, सारे यार मैं रिसोर्सेज वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसे आराम से डाउनलोड कर लेना। सो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर नाउ क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आसन फॉर्मेटिव, वेरी गुड, हमारे चैनल जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, बाय।